नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात महंगाई की। दिसंबर महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI 13.56% रहा। नवंबर में 14.23 के मुकाबले में इसमें मामूली गिरावट आई है। हालांकि लगातार पिछले 9 महीनों से 10% से ऊपर ही रहा है। सब्जियों की थोक कीमतें 31.56% रही, जो नवंबर में 3.91% थी। यानी एक महीने में करीब 8 गुना सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने नवंबर में एक सर्वे में कहा था कि ये बीते 3 दहाकों में यानी दिसंबर 1991 के बाद की सबसे बड़ी महंगाई की शरह है। होलसेल प्राइस का मतलब थोक महंगाई से होता है। जैसे आप दो तरह से सामान खरीदते हैं, एक आप रिटेल में जाकर दुकानों से खरीदते हैं और दूसरा आप वही सामान होलसेल में किसी बड़े डीलर से खरीदते हैं। दिसंबर 2020 में 1.9% से अगर हम कंपेयर करें तो थोक महंगाई में करीब 7 गुना की बढ़त रही। दिसंबर 2021 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की महंगाई की शरह 10.62% यानी 10.62%, जो नवंबर में 11.92% थी। इसी सेगमेंट में गिरावट आई है। इनके अलावा मछली, मटन और अंडे की महंगाई की शरह 6.68% रही। ये नवंबर में 9.66% थी, जिसमें गिरावट दर्ज की गई। वहीं हम एक महकमे माइंस का एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह अहम रूप से तेलों, मेटल्स, कच्चे तेल, केमिकल और माइनिंग प्रोडक्ट्स के साथ कपड़ा, कागज और इसके प्रोडक्ट्स की वजह से बढ़ी है। हुकूमत की जानिब से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि प्याज की कीमतें इस दौरान नवंबर के मुकाबले में घटी हैं। प्याज की कीमतें 30.10% से घटकर दिसंबर में 19.08% पर आ गई। आलू की कीमतें भी होलसेल में गिरी है। इसी तरह ईंधन और बिजली सेगमेंट की बात करें तो नवंबर के मुकाबले में इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में ये 39.81% पर थी, जो दिसंबर में 32.30% हुई। हालांकि खाने की महंगाई की शरह बढ़ गई है। ये 6.7% से बढ़कर 9.24% हो गई। पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक होलसेल महंगाई लगातार 10% से ऊपर है। नवंबर में सबसे ज्यादा 14.23% पर पहुंच गई थी। रिटेल महंगाई से भी लोग परेशान हैं। चारशंबे को ही इसके आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें दिसंबर में ये 5.59% रही, जो नवंबर में 4.91% थी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। मीडिया में अलग अलग जराये के हवाले से बताया गया कि बजट इजलास का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक हो सकता है। कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे के दरमियान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पार्लियामेंट के इजलास की शुरुआत सदर रामनाथ कोविंद के खिताब से होगी। सदर दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। एक एजेंसी की खबर के मुताबिक मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया कोविंद ने इस मंजूरी दी है, जो हुकूमत को मौजूदा माली साल के दौरान इजाफी 3,73,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का इख्तियार फराहम करता है। कबल अज़ीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी के पेश नजर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में उठाए गए सेहत से मुतालिक इकदाम और दीगर तैयारियों का जायजा लिया था। पार्लियामेंट के तकरीबन 400 मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए थे। लिहाजा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अफसरान से आइंदा बजट इजलास को महफूज तरीके से मुनक्किद करने के लिए जरूरी इकदाम लेने को कहा था। चीनी मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की 14वें मरहले की बातचीत मुस्बित रही और दोनों फरीकों ने इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इक़दाम करने पर इत्तेफाक किया। चीनी मीडिया का कहना है कि ताहम दोनों फरीकों के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं और मुलाकात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मुज़ाकरात के 14वें दौर की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें मुश्तरका बयान जारी किया गया था, जबकि इससे कबल होने वाली बातचीत में ऐसा नहीं किया जा सकता था। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी अस्करी माहिरीन के हवाले से कहा कि 3 माह कबल मुज़ाकरात का 13वां दौर कशीदगी के माहौल में खत्म हुआ था। ताहम इस बार माहौल दोस्ताना रहा, जो कि एक अच्छी अलामत है। यकीनन दोनों फरीकों के दरमियान इख्तिलाफ राय था और कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। ग्लोबल टाइम्स ने मजीद लिखा कि बाहमी गुफ्त शनेत हमेशा टकराव व तसादुम से बेहतर होता है। दोनों ममालिक के दरमियान कमांडर सतह की मुलाकात से सवालात के अमली हल में मदद मिलेगी। अखबार ने कुछ मामलात पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की भी तारीफ की और कहा कि हिंदुस्तान ने
बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकआउट की मुहिम में अमेरिका जैसे मगरबी ममालिक की तरह हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने पड़ोसी पहरे की पॉलिसी पर अमल किया। अखबार ने लिखा कि हिंदुस्तान कुछ चीनी सरमायाकारी पर पाबंदियों में नरमी पर भी गौर कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने एक माहिर का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान समझ गया है कि सरहदी मसले को हल करने के अलावा वो बैनुल अक़वामी मसाइल, मईशत और तिजारत जैसे दीगर कई शोबों में चीन के साथ ताउन कर सकता है। जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर ट्रेन हादसे के बाद कल रात ही कलकत्ता पहुंचने वाले मरकजी वजीर रेलवे ने आज उस मकामे वाक़या का दौरा किया। उनके साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के डीजी सेफ्टी भी मौजूद थे। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जाए हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ और इस बात की तहकीक की जा रही है लापरवाही कहां पर हुई, तकनीकी खराबी की शिनाख्त पहले क्यों नहीं की गई थी, किस हिस्से ने काम करना छोड़ दिया था। ट्रेन ड्राइवर से भी बातचीत की जा रही है। इस हादसे के पीछे कोई साजिश है? इस सवाल के जवाब में मरकजी वजीर रेलवे ने कहा कि अभी यकीनी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ हादसे की असल वजह जानने आया हूँ। तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। वजीर आजम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। गलत हो गया 0792 कौन बात करना चाहते हो? और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ, और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले, और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे यहाँ पे आधे 1 घंटे का आप समय दो, मुझे पूरा ढंग से इसका इंस्पेक्शन करने दो, उसके बाद में मैं आप सबसे मैं अभी आया हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आधे पौन घंटे का समय दो, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा रीजनेबल हो ना, थोड़ा आप स्पेस दो, आप स्पेस दो प्लीज। थैंक यू। और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज कार में 6 एयरबैग्स कंपलसरी करने के लिए जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। गडकरी ने सोशल मीडिया पर बताया कि 8 पैसेंजर तक के मोटर व्हीकल्स में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए अब कम से कम 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए गए हैं। यानी अब सभी कंपनियों की किसी भी कार के बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स देने ही होंगे। गडकरी ने कार में 6 एयरबैग्स देने की स्कीम पर पिछले साल से ही काम करना शुरू कर दिया था। इससे पहले वजारत ने 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और 1 जनवरी 2022 से फ्रंट पैसेंजर एयरबैग को कंपलसरी किया था। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कार में 6 एयरबैग्स कब से कंपलसरी किए जाएंगे। इसे लेकर फिलहाल गडकरी ने तारीख का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये साफ है कि अब कार की सवारी ज्यादा महफूज हो जाएगी। अभी किसी भी कार के बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स मिलते हैं।
इसमें एक ड्राइवर और दूसरा फ्रंट पैसेंजर के लिए होता है। कार में डुअल फ्रंट एयरबेस के साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक रेट्रीब्यूशन, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, इम्पैक्ट सेंसिंग और अनलॉक इम्बोलाइजर, रेयर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले सीट के पैसेंजर्स के लिए 4 एयरबैग जोड़ने 8,000 से 9,000 रुपए का खर्च आ सकता है। एक एयरबैग की कीमत करीब 1,800 रुपए होती है। वहीं स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर 500 रुपए का खर्च आएगा। डिवाइस और लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे में एंट्री लेवल मॉडल में 6 एयरबैग्स में आने वाले सभी खर्चों से कार की कीमत में करीब 30,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। यानी अब ग्राहकों को कार खरीदने के लिए एक्स्ट्रा बजट बढ़ाना होगा। बीजेपी के ताल्लुक से एनसीपी कायद शरद पवार ने काफी दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा कि एक मुफसिदाना नजरिए की हामिल पार्टी है जिसका अवामी फलाह बहबूद से कोई ताल्लुक नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आज मुल्क का इख्तियार उन्हीं लोगों के हाथ में है जो खुद को मुल्क और समाज से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, मुल्क और समाज की ताकत के सामने वो नहीं ठहर सकता। ये बातें एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी, वंचित बहुजन अघाड़ी और आरपीआई के कई कायदीन व अहदेदारान की एनसीपी में शमूलियत के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव बाज़ औक़ात बुलंदी की तरफ ले जाते हैं तो कभी पस्ती की तरफ पहुंचा देते हैं। लेकिन बुलंदी मिलने के बाद अगर किसी के दिमाग में तकब्बुर भर जाता है तो फिर चाहे कोई हो और कितना ही ताकतवर शख्स क्यों ना हो, मुल्क और समाज की ताकत का वो मुकाबला नहीं कर सकता। शरद पवार ने कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते की तस्वीरें देखें तो बीजेपी लीडर 15 दिन पहले कह रहे थे उत्तर प्रदेश में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वही बीजेपी है जिसे लोग छोड़ कर जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में वुज़रा और एमएलए भी शामिल हैं। ये तस्वीर गोवा में भी सामने आने लगी है। रियासती एनसीपी के सदर जयंत पटेल के बारे में शरद पवार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जयंत राव पटेल की क़यादत में रियासत में नई पीढ़ी जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ एनसीपी को एक मुअस्सर पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के साबिक वुज़रा स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों वुज़रा ने हाल ही में योगी की वज़ारती काउंसिल से इस्तीफा दिया था। मौर्य और सैनी के अलावा अरकान असेंबली विनय शाकिया और भगवती सागर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसका वो साथ छोड़ते हैं उसका कहीं नामो निशान नहीं रहता। उन्होंने मायावती की मिसाल दी और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम के नजरिया से जब वो हट गई थी और मगरूर हो गई थी तब उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि बीएसपी उस वक्त नंबर 1 पर थी लेकिन आज नंबर 3 पर है और जैसे ही उन्होंने बीएसपी छोड़ी बीजेपी आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंची। अब मैं कहना चाहता हूं कि आपके बुरे दिन आ गए हैं, मेरे साथ मजीद लोग आ रहे हैं और इस्तीफों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक है और पैडल चलाने वाले बेशुमार नौजवान मौजूद हैं। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोग के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अलवार में माजूर बच्ची की असमत दरी मामले में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि इस घिनौने वाकये के दौरान प्रियंका गांधी राजस्थान में ही अपना यौम पैदाइश मना रही थी, लेकिन उनके पास मुतासरा का दर्द बांटने का वक्त नहीं था। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15
16 साल की नाबालिग माजूर लड़की की कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत में असमत दरी हुई। एक गाड़ी खून से लथपथ उस लड़की को सड़क पर फेंक कर जाती है। आज वो मासूम बेटी अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी है। जब अलवार में वाकया हो रहा था तब प्रियंका गांधी अलवार के निहायत नजदीक रंथमबोर में अपना यौम पैदाइश मना रही थी। उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसी हुकूमत रियासतों में मुजरिमाना वाकयात पर प्रियंका गांधी और उनके भाई कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी सियासी रोटियां सेंकने और मुतासरीन के साथ तस्वीर खिंचवाने फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में ऐसे घिनौने असमंदरी के वाकये पर खामोश हो जाते हैं। उन्नाव में तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर ये जो पूरा विषय अब बनता जा रहा है उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा। ठीक बात, जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती है, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। उन्नाव में तो आप राजनीति। लखनऊ में एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट कमाल खान का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। लखनऊ की बटलर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले कमाल खान लंबे वक्त से टीवी जर्नलिज्म में थे। उन्होंने देर रात तक रिपोर्टिंग की थी। सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ। 61 साल के कमाल खान बीते 3 दशकों से जर्नलिज्म में थे। 22 साल से वो एनडीटीवी से जुड़े थे। उनकी बीवी रुचि भी लखनऊ में एक न्यूज़ चैनल की ब्यूरो हेड हैं। साथ ही साफियों ने बताया कि जुमेरात की शाम के 7 बजे और रात 9 बजे के प्राइम टाइम में उनकी खबरें चली थी। प्राइम टाइम शो की होस्ट कर रही नगमा ने बताया कि कांग्रेस के 150 उम्मीदवारों की लिस्ट पर कमाल खान ने बात की थी। खान ने कहा था कि प्रियंका गांधी का फैसला लंबे वक्त तक असर डालेगा। नगमा ने बताया कि रात में जब वो कमाल से शो पर बात कर रही थी तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। वो अपनी सेहत को लेकर काफ़ी मोहतात भी रहते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चंद घंटे बाद ही अब उनकी आवाज़ सदा के लिए खामोश हो गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कमाल उनके बीच नहीं रहे। वहीं कमाल खान के इंतकाल की इतला पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दीगर कायदीन ने अफसोस का इजहार किया। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भी कमाल खान के अचानक इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी कमाल खान के इंतकाल पर उनके खानदान के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले ही उनकी कमाल खान से मुलाकात हुई थी। वहीं सरकर्दा सहाफ़ी रवीश कुमार ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए मौजूदा दौर में सहाफ़ियों के साथ रवा रखे गए रवैये का निहायत संजीदगी से जायजा लिया और बताया कि गैर जानिबदारी, मेहनत और मुस्तैदी के साथ हालात का मुकाबला किया जा सकता है और अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाई जा सकती है। कौमी राजधानी दिल्ली के शुमाली हिस्से में जुमे की सुबह एक लावारिस बैग में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईडी रखा हुआ मिला, जिसे लोगों में दहशत फैल गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मुश्तबा बैग से एक आईडी बरामद किया गया और एक कंट्रोल्ड धमाका किया गया। इससे कबल फायर ब्रिगेड महकमे के अफसर ने बताया कि शहर के गाजीपुर फूल बाजार में एक लावारिस बैग के बारे में सुबह 10:20 पर एक फ़ोन आया, जिसके बाद वहां पे टीम को भेजा गया। हालात का जायजा लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी वहां भेजा गया और उन्होंने उस दस्ते ने इस आईईडी को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए नाकारा बनाया। पुणे से जुड़े पिंपरी चिंचवाड़ में एक दिल दहला देने वाला वाकया वीडियो कैमरे में कैद हो गया। यहां शराब के नशे में धुत एक शख्स ने अपनी कार को आगे की जगह
बैक गियर में पीछे की तरफ दौड़ा दिया। वो अपने पीछे आने वाले सभी स्टॉल और ठेले उड़ाता चला गया। गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त पीछे ज्यादा भीड़ मौजूद नहीं थी, जिसके चलते किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। कार की चपेट में आने से एक खातून को मामूली चोट लगी है और एक सब्जी वाला संगीन रूप से जख्मी हुआ है। जख्मी का अभी एक सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा एक वड़ा पाव का ठेला और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। वाकया चाशुम्बा देर रात का है और इसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार रिवर्स में आती है और सबसे पहले एक वड़ा पाव के स्टॉल को टक्कर मार देती है। इसके बाद ये पास खड़े सब्जी वाले शुभम भंडारी को टक्कर मारती हुई दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इस वारदात के बाद मौके से फरार होने की फिराक में लगे सुभाष वाघमारे को मकामी लोगों ने पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले किया था। मंगलुरु में एक पुलिस ओहदेदार ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चोर को पकड़ा। वो चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। ट्रैफिक के बीच काफी दूर दौड़कर आखिर उन्होंने चोर को धर दबोचा। इस दौरान एक शख्स ने उनके साथ दौड़कर इस वाकये का वीडियो बना लिया। सब इंस्पेक्टर वरुण अलवा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला 12 जनवरी का है। पिछले हफ्ते जब कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 6 साल की एक बच्ची ने अपने गांव में सड़कों की खराब हालात को उजागर किया। एक अलग अलग चैनल्स ने इस बच्ची का वीडियो अपने चैनल पे दिखाया और ये जो मामला उठाना चाह रही थी उस मामले को लोगों की नजरों में लाया। वीडियो में बच्ची हाथ में छोटा लेपल माइक लिए कीचड़ भरी सड़क पर खड़ी दिखाई दे रही है। वो अपने कैमरा पर्सन जो उसकी माँ थी उसको गड्ढों को दिखाने के लिए कहती है। बारिश और बर्फ को ब्लेम करते हुए वो क्यूट चाइल्ड रिपोर्टर कहती है कि सड़क इतनी खराब है कि कोई मेहमान भी गांव में आना नहीं चाहेगा। आप देख सकते हैं 5000 की ये रोड थी, मगर ये बारिश की वजह से सारी गंदी हो गई है। आपको आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आप देखो, ये कैमरा करिए, देख सकते हैं इधर इतनी गंदी रोड है, कचरा फेंका है इधर। ये इतना गंदा रोड है कि मेहमान भी इधर से नहीं आ सकते। अगर वो बोलेंगे कि इनका रोड कितना खराब है, गंदा है, इसलिए ये सब बर्फ और बर्फबारी से हुई है। आपको हम दिखा सकते हैं इधर से सब कुछ गंदा हो गया है, सब कुछ गंदा है, कचरे फेंके हैं इन्होंने इधर से। जितना उन्होंने फेंका उतना हम नहीं बता सकते, हम आगे भी बढ़ेंगे। देखिए हम नीचे अब उतर चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं उधर से देखिए पानी क्या भर रहा है। आपको आगे भी दिखाते हैं ज्यादा। आपको ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं। इस प्यारी सी बच्ची का नाम हिफ्जा है जो
सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले के मागम इलाके की रहने वाली है। उस दिन वो ट्यूशन जा रही थी, उसी दौरान उसने ये वीडियो बनाया। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 32,40,620 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 7,765 अफराद ने इस मोजी वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 32,12,96,783 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 55,41,290 हो गई। एक्टिव केसेस यानी वो मरीज जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है, उनकी तादाद बढ़कर 5,13,77,936 हो गई। नए मुतासरीन के मामले में अमेरिका 8,14,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 3,61,000 मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में जुमे के रोज एक्टिव केसेस 13 लाख के पार कर गए हैं। शाम 7 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख नए केसेस मिले हैं। इस दौरान 58,783 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि 128 लोगों की मौत हुई है। अब मुल्क में 13,59,905 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में अब तक जुमला 3,67,00,000 से ज्यादा लोग इस मोजी वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3,48,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 4,85,478 लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने कोरोना से मुतासिर मरीज का होम आइसोलेशन पीरियड 10 दिन से घटाकर 7 दिन करने के मामले में जुमे के रोज यह वजाहत कर दी है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि पॉजिटिविटी टेस्ट आने के बाद मरीज को हल्के अलामत होने की हालत में घर पर ही आइसोलेट किया जा सकता है। पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद 7 दिन का होम आइसोलेशन होगा, जो इन 7 दिन के दौरान लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आने की हालत में ही खत्म होगा। ऐसी हालत में दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। हुकूमत ने जुमे के रोज कहा कि कोरोना से बड़ी तादाद में लोगों की अमवात के सिलसिले में मालूमात गलत और गुमराहकुन है और इसकी कोई बुनियाद नहीं है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि मुल्क में ग्राम पंचायत, जिला और रियासती सतह पर एक कानून के मुताबिक पैदाइश और अमवात दर्ज करने का एक मजबूत निज़ाम है। ये पूरा अमल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मजमूई निगरानी में किया जाता है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 91% कम जानलेवा है। इसका मतलब ओमिक्रॉन से अमवात तो होंगी, लेकिन डेल्टा के मुकाबले में 91% कम होंगे। फिलहाल अमेरिका में कोरोना के 90% मामले ओमिक्रॉन के हैं। 50% ओमिक्रॉन मरीजों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। सीडीसी के साइंटिस्ट ने कैलिफोर्निया के 70,000 कोरोना मरीजों के डेटा को एनालाइज किया। इसमें से 52,257 ओमिक्रॉन मरीजों और 16,982 डेल्टा मरीजों को शामिल किया गया। रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ 50% ओमिक्रॉन मरीजों को ही हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही 25% मरीजों को ही ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। स्टडी में यह भी पाया गया कि ओमिक्रॉन के दौरान लोगों की अस्पताल में भर्ती रहने की मियाद वो भी घटी है। डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन के मरीजों ने अस्पताल में 70% कम वक्त बिताया है। वो औसतन 1.5 दिन तक ही भर्ती रहे। डेल्टा की लहर के दौरान मरीजों का औसतन 5 दिन हॉस्पिटलाइजेशन होना उन्हें पड़ता था। रिसर्च में शामिल ओमिक्रॉन का एक भी मरीज ऐसा नहीं था जिसे वेंटिलेटर लगाने की नौबत आई थी। वहीं डेल्टा के 11 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। डेटा के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर 14 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं ओमिक्रॉन ने सिर्फ एक शख्स की जान ली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान के लिए कोरोना वायरस के हवाले से इंतबाह जारी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट की वजह से अप्रैल से जून के दरमियान 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए और मईशत की बहाली शदीद मुतासिर हुई थी। आखिर में बात क्रिकेट की। केप टाउन में हुए तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने हिंदुस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफ्रीका के सामने 212 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही एल्गर एंड कंपनी ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। इस मैदान पर सिर्फ
चौथी बार किसी टीम ने 200 प्लस का टारगेट चेस किया था। टीम इंडिया ने इस बार अफ्रीका में सीरीज जीतने के लिए फेवरेट उसे माना जा रहा था। सेंचुरियन टेस्ट जीतकर टीम ने इस बात को सही भी साबित किया था, लेकिन इसके बाद जोहान्सबर्ग और केप टाउन में हार के चलते टीम सीरीज पर कब्जा नहीं कर सकी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।